अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर पाई आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। रात बहुत तेज़ आंधी चलती रही थी। सवेरे में थाने पहुंचा तो सहन में नीम और जामुन के बेशुमार पत्ते बिखरे हुए थे। बिलाल शाह भिश्ती से सहन की सफाई करवा रहा था और उसे यूं डांट रहा था जैसे ये सारा किया धरा उसी का हो। मैंने देखा मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है और अंदर चंद अफराद बैठे हैं। यकीनन ये लोग कोई मसला लेकर आए थे। इनके चेहरे बता रहे थे कि ये मसला खासा गंभीर है। मैं कमरे में पहुंचा तो सबने उठकर सलाम किया। इन अफराद में महल्ले की इस्लाही कमेटी का चेयरमैन मास्टर चरण सिंह भी था। वो घनी मूंछों और बड़ी बड़ी आंखों वाला एक रौबदार शख्स था और पूरे अमृतसर में जाना पहचाना जाता था। मैं जिस वाक़ये का जिक्र कर रहा हूँ ये अमृतसर के ही एक शहरी थाने में पेश आया था। मास्टर चरण सिंह ने कहा कि इंस्पेक्टर नवाज साहब, थाने की पिछली गली में एक औरत रहती है, शांति नाम है उसका, शायद आपने भी सुना हो। इस औरत की शोहरत कुछ अच्छी नहीं है। रात इसका शौहर मर गया है। ये वाक़या कोई 2 बजे हुआ है। शांति का कहना है कि वो छत से गिरा है। आंधी के वक्त चारपाइयाँ कोठे से उतार रहा था कि सहन में आ गिरा। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसे देखकर आ रहा हूँ। सर फट गया है और लगता है कि गर्दन भी टूटी हुई है। हम लोगों को ये शक हो रहा है कि शांति कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि वाक़या वो ना हो जो वो बता रही है। हम चाहते हैं कि अर्थी उठने से पहले आप इस मामले की थोड़ी सी छानबीन कर लें। मास्टर चरण सिंह ने गलत नहीं कहा था। शांति नामी इस औरत का नाम अपने एक मुखबिर की ज़बानी मैंने पहले भी सुना था। मुखबिर ने बताया था कि ये जवां औरत उस बाज़ार की है और अपने किसी आशना से ब्याह करके शरीफों के महल्ले में रहने के लिए आ गई है। मुखबिर ने कहा था कि हो सकता है कि ये ब्याह भी फ्रॉड ही हो और उसका शौहर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्रोकरी का किरदार अदा करने लगे। चूँकि ये जोड़ा जब तक कोई जुर्म नहीं करता हम इस पर हाथ नहीं डाल सकते थे। लिहाजा मैंने मुखबिर से कहा था कि वो इन लोगों पर निगाह रखे और जैसे ही कोई गड़बड़ महसूस हो मुझको इत्तला दे। ये कोई 3 महीने पहले की बात थी और आज मैं सुन रहा था कि इस औरत का पति हलाक हो गया है। ये वाक़या थाने के बिल्कुल पास हुआ था, लिहाजा मैंने ज़रूरी समझा कि खुद जाकर मुआयना करूं। मैं इसी वक्त मास्टर चरण सिंह और हम नवाओं के साथ चल पड़ा। ये किराए का एक छोटा सा मकान था। 2 छोटे साइज़ के कमरे, एक बावर्ची खाना और एक मुख्तसर सहन। मैयत सहन में पड़ी थी। मैयत के एन सामने बैठी हुई औरत यकीनन शांति थी। इसे थोड़ी सी रियायत के साथ लड़की भी कहा जा सकता था। इसके बाल बिखरे थे, चेहरा जर्द था और आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। इसके बावजूद इसमें खूबसूरती की झलक देखी जा सकती थी। चारपाई के गिर्द बैठी हुई औरतों में ज़्यादातर महल्ले की ख़वातीन थीं। 1-2 औरतें गालिबन शांति की रिश्तेदार थीं। इनके चेहरों और लिबास से ही अंदाज़ा हो जाता था कि वो नाचने गाने वाले तबके से हैं। मैंने शांति को अलग कमरे में बुलाकर उससे पूछगछ की। वो मुझे देखकर हैरान नज़र आ रही थी, जैसे ये समझ रही हो कि मेरा यहाँ आना ज़रूरी नहीं था। मैंने कहा, बीबी, जो वाक़या यहाँ पेश आया है इस पर मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन थानेदार की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस वाक़ये की तफसील तुमसे मालूम करूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम महसूस नहीं करोगी। वो बस सर झुकाए बैठी रही और नाक से सूं सूं की आवाज़ें निकालती रही। मैंने पूछा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? वो गुलूगीर आवाज़ में बोली, आनंद कुमार। मैंने पूछा, क्या करता था? कुछ भी नहीं, बस नौकरी ढूंढ रहा था। इसके वालिदैन और रिश्तेदार कहाँ हैं? इसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं है। बस इतना बताता था कि सरगोधे का रहने वाला है और उसका बाप आड़त का काम करता है। सोचने की बात थी कि शांति ने ऐसे गुमनाम अजनबी से शादी क्यों की। बहरहाल ये सवाल मैंने फिर किसी वक्त के लिए उठा रखा और इससे पूछा कि छत से गिरने वाला हादसा कब और कैसे पेश आया। वो आहों और सिसकियों के दरमियान बोली, सख्त हफ्त की वजह से हम छत पर सोए थे। जैसा कि आपको पता है कि रात आंधी आ गई। आनंद ने कहा, तुम नीचे चली जाओ, मैं ऊपर से चारपाइयाँ लटकाता हूँ, तुम पकड़ लेना। उसने पहली चारपाई लटकाई जो मैंने पकड़कर सहन में रख ली। जब वो दूसरी चारपाई लटका रहा था तो अचानक उलटकर सहन में आ गिरा। पहले तो मुझे यही लगा कि जैसे उसने कोई बिस्तर गिरा लिया है, लेकिन जब ज़ोर की आवाज़ आई और साथ ही चीख सुनाई दी तो मेरी जान निकल गई। मैं लालटेन लेकर उसकी तरफ भागी। उसके नाक और मुंह से खून छूट रहा था। फटी फटी आंखों से उसने मेरी तरफ देखा और देखते ही देखते दम तोड़ दिया।
میں نے شانتی سے چند مزید سوالوں جواب کیے، پھر اسے ساتھ لے کر موقع پر ملاحظے کے لیے پہنچ گیا۔ صحن کچا تھا لیکن چھت کافی بلند تھی اور وہاں سے سر کے بل گرنے والا جان سے ہاتھ دھو سکتا تھا۔ متوفی کی کھوپڑی پچک گئی تھی، لہٰذا اس کے سر کو تولیے میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ یہ تولیہ بھی خون آلود ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ متوفی کے ایک کندھے اور دونوں بازوؤں پر بھی خراشوں کے نشان ہیں۔ یہ نشان کسی بھی وجہ سے آ سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ چھت سے گرتے وقت متوفی کے جسم نے پختہ منڈیر سے رگڑ کھائی ہو اور اس کے جسم پر خراشیں آ گئی ہوں۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، ہونٹ پتلے، ناک اونچی، رنگ گورا، جو مرنے کے بعد بھی گورا ہی نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ یہ چہرہ کسی مجرم کا چہرہ نہیں ہے۔ اس کی پشت پر ابھی تک صحن کی مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے چادر ہٹا کر اس کے پاؤں دیکھے۔ پاؤں اور پنڈلیاں خراشوں سے محفوظ تھیں، تاہم اس کے پاؤں پر مجھے کچھ مدھم سے سیاہ نشان نظر آئے۔ ان نشانات کو دیکھ کر میرا ماتھا بری طرح ٹھنڈا۔ اس نے ہندو نوجوانوں کا عام لباس دھوتی کرتا پہن رکھا تھا۔ میں نے اس کی دھوتی احتیاط سے اوپر کی طرف کھینچی اور گھٹنوں تک اس کی ٹانگیں ننگی کر دیں۔ دفعتاً میرے ذہن میں سر اٹھانے والے شک کے پودے تناور درخت بن گئے۔ محلے داروں کا شبہ 100% درست تھا۔ اس سارے معاملے میں کوئی زبردست قسم کی گڑبڑ تھی۔ میں فوری طور پر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس شخص کو قتل کیا گیا ہے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا تھا کہ اس کی پتنی کئی معاملوں میں سفید جھوٹ بول رہی ہے۔ عورتیں تو پہلے ہی کمرے میں جا چکی تھیں۔ میں نے لاش کے گرد جمع ہونے والے مردوں کو بھی وہاں سے ہٹا دیا اور اچھی طرح سے لاش اور موقع کا معائنہ کیا۔ میری ہدایت پر ایک کانسٹیبل تھانے گیا اور وہاں سے سب انسپکٹر کے علاوہ ضروری عملے کو بھی بلا لایا۔ میں نے موقع پر ضروری کارروائی مکمل کی اور اڑوس پڑوس والوں کے بیانات لینے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال بھیج دیا۔ جو نشانی میں نے مرنے والے کے جسم پر دیکھی تھی وہ بے حد حیران کن تھی۔ یہ نشانی دیکھنے کے بعد میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اس کیس میں پوری دلچسپی لوں اور مرنے والی کی پتنی شانتا سے تفصیلی پوچھ گچھ کروں۔ میں نے اسی روز شام کو شانتی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات شانتی کے گھر ہی میں ہوئی۔ شانتی کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص بھی تھا۔ اس کا نام جگدیش تھا اور وہ خود کو شانتی کا ماموں بتا رہا تھا۔ چہرے مہرے سے یہ ماموں بھی اسی بازار کا نظر آتا تھا۔ بوسکی کی قمیض، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، ایک کان میں بالی اور آنکھوں میں وہی خباثت جو اس طبقے کے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ شخص کافی جہاں دیدہ بھی نظر آتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ شانتی سے اکیلے میں بات کروں، لیکن وہ کسی بھی طرح ٹلنے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں نے اس کی موجودگی میں ہی پوچھ گچھ شروع کی۔ میں نے شانتی سے پوچھا کہ آنند کمار سے اس کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی۔ وہ بولی، یہ کوئی 5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ بازار میں ہمارا بالا خانہ ہے، میں وہاں گانا گاتی تھی۔ میرے پاس ناچ گانے کا لائسنس ہے، آپ کہیں تو میں دکھا سکتی ہوں۔ میں نے کہا، لائسنس کی ضرورت ابھی نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ آنند کمار تمہارے پاس کس حیثیت سے آیا تھا اور اس کے ساتھ تمہاری شادی کی نوبت کیسے پہنچی۔ شانتی کا ماموں بولا، اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں۔ میں نے سختی سے کہا، نہیں، تم فی الحال خاموش رہو، جب ضرورت ہوگی تو تم سے بھی پوچھ لوں گا۔ شانتی نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، آنند کمار گانا سننے کے لیے آیا تھا۔ وہ 3-4 روز مسلسل آتا رہا۔ ایک رات نشے میں چور ہو کر میرے چوبارے میں ہی سو گیا۔ وہ بہت اداس اور دکھی نظر آتا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے اس کی کہانی سنی۔ وہ واقعی دکھی تھا۔ ماں لڑکپن میں مر گئی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی، بعد میں سوتیلی ماں نے باپ کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ باپ نے آنند اور اس کی جوان بہن کو گھر سے نکال باہر کیا۔ آنند اپنی بہن کے ساتھ سرگودا سے لاہور چلا گیا۔ وہاں سر چھپانے کو ٹھکانہ اور 2 وقت کی روٹی ڈھونڈنے کے لیے اس نے بہت پاپڑ بیلے۔ اسی دوران سڑکوں پر دھکے کھاتے کھاتے اس کی بہن ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئی اور چند ہفتے بعد ایک خیراتی ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی۔ اب آنند اکیلا تھا، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ روزگار۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ جب تک اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا وہ ہمارے چوبارے میں ہی سو جایا کرے۔ وہ پہلے تو انکار کرتا رہا، پھر مان گیا۔ وہ 1.5-2 مہینے ہمارے ساتھ رہا۔ میں اس کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کرتی رہی، لیکن وہ کچھ بتاتا نہیں تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری ماتا اور میرے ماموں بلکہ سارے گھر والے اس شادی کے خلاف تھے۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ شانتی، اگر تو نے شادی ہی کرنی ہے تو ایک سے ایک سیٹ اور نواب ہاتھ باندھے کھڑا ہے،
इस निकम्मे बेरोजगार के पल्ले क्यों बनती है? लेकिन मैं इरादा कर चुकी थी। ये किसी शरीफजादी का इरादा नहीं था कि लालच या डर से टूट जाता। मैंने वही किया जो मुझे करना था। आनंद से ब्याह करके इस किराए के मकान में उठाई। उसने दुपट्टे से आंसू पोंछे और बात जारी रखते हुए बोली, थानेदार साहब, बड़े पक्के इरादे थे हमारे। हमने कस्में खा रखी थी कि दुनिया को साथ निभाकर दिखाएंगे, लेकिन सब कुछ लुट गया। भगवान ने सब कुछ खत्म कर दिया। कल तक मैं सुहागन थी, आज विधवा हूँ। मैंने कहा, शांति बाई, तुम्हारी कहानी दर्दनाक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपने विधवा होने का तुम्हें कुछ ज़्यादा अफसोस नहीं है। अगर होता तो कम से कम इस मौके पर यूं झूठ न बोलती। क्या मतलब? शांति हकलाई। इसके सुंदर मुखड़े की जर्दी कुछ और गहरी होने लगी थी। मतलब ये कि तुम अपने पति के बारे में बहुत सी बातें छुपा रही हो। मैं कुछ समझी नहीं। वो अब साफ तौर पर खौफजदा नजर आने लगी थी। मैंने कहा, तुम अपने पति को हिंदू बता रही हो, लेकिन वो मुसलमान था। मेरा ख्याल है तुमसे ये बात छुपी हुई नहीं थी। शांति की घबराहट इंतहा को पहुंच गई। मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि उसका बदन हौले हौले लरजने लगा। शांति का मामू सख्त हैरान नजर आ रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर जी? वो लर्जा आवाज में बोला। तुम चुप रहो, मैंने उसे डांटा। वो हैरत से कभी मेरी तरफ देखता था और कभी शांति की तरफ। ये बात वाज़ेह थी कि आनंद कुमार के मुसलमान होने के बारे में उसे भी अभी तक कोई इत्तला नहीं थी। मैंने निहायत संजीदा लहजे में कहा, शांति बाई, मेरे सामने अब दो ही रास्ते हैं। या तो तुम इसी जगह और इसी वक्त मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो, या फिर मैं तुम्हें थाने ले जाऊं और कानून के मुताबिक तुम्हारे खिलाफ पर्चा काट कर कार्रवाई शुरू कर दूं। मैं कुछ नहीं जानती, मैं निर्दोष हूँ। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा पति हिंदू था, सब लोग जानते हैं। मैंने कहा, तुम कोई नई बात नहीं कह रही हो। हर मुलजिम खुद को शुरू में निर्दोष ही बताता है। शांति बाई से 5-10 मिनट बहस हुई। वो खुद को बिल्कुल बेकसूर जाहिर कर रही थी और बता रही थी कि उसका पति रात को छत से गिरकर सोरगबाशी हुआ है। इसका मामू भी बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था। मैंने अपने सब इंस्पेक्टर को हुक्म दिया कि वो मामू भतीजी दोनों को पकड़कर थाने ले आए। मरने वाले के जिस्म पर मैंने जो निशानात देखे थे वो बहुत मध्यम और स्याह रंग के थे। ये निशान बाएं पांव के टखने के आसपास थे। वो निशान जो टखने के ऐन ऊपर था कुछ गहरा था और करीबन गिट्टे की सूरत इख्तियार कर चुका था। ऐसे निशान उमूमन नमाजी हजरात के पाँव पर आते हैं, खास तौर से बाएं पाँव पर। ये पाँव अतहियात के दौरान पुश्त के नीचे रहता है और सबसे रगड़ खाता है। उमर रसीदा नमाजियों के पाँव पर ये निशानात बहुत गहरे हो जाते हैं, लेकिन मतूफ़ी अभी नौजवान था, लिहाजा ये निशान बहुत वाज़ेह नहीं थे। पाँव पर निशानात देखने के बाद मैंने मतूफ़ी के दोनों घुटने देखे थे। घुटनों की गोरी जिल्द पर भी स्याही माइल धब्बे मौजूद थे। मुझे पुख्ता यकीन हो गया था कि मरने वाला मुसलमान है, बल्कि नमाजी मुसलमान। अब एक बात गौर करने वाली थी। अगर आनंद कुमार मुसलमान था तो ये बात शांति से किसी सूरत छुपी नहीं रह सकती थी। वो इसकी बीवी थी। अव्वल तो उसने ये निशानात ही देख लिए होंगे, और अगर ना भी देखे होंगे तो कोई ना कोई और सबूत उसकी निगाह में आ गया होगा। मेरा ख्याल है कि कारीन समझ चुके होंगे। यानी ये बात वाज़ेह थी कि शांति बाई को अपने शौहर के मुसलमान होने का इल्म है और उसने ये बात जानबूझकर छुपाई है। अगर उसने ये बात छुपाई थी तो ऐन मुमकिन था कि और भी कई बातें छुपाई हों। इसके शौहर की मौत का सबब कुछ भी हो सकता था। जिस ज़र्ब को हम हादसे का नतीजा समझ रहे थे, मुमकिन था कि वो किसी कुंदाले की ज़र्ब हो। ये ज़र्ब लगाने वाला शांति का कोई आशिक हो सकता था, शांति का कोई वाली वारिस हो सकता था, और ये भी मुमकिन था कि शांति खुद हो। ये शादी बड़े मशकूक हालात में हुई थी और ऐसी शादियों का अंजाम अक्सर अच्छा नहीं होता। मैंने अगले रोज़ शांति को अदालत में पेश किया और उसका 7 रोज़ा रिमांड ले लिया। एक लेडी सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में शांति से पूछगछ शुरू हुई। अदालत में पेश होने के बाद वो बहुत घबरा चुकी थी। वैसे भी वो आदी मुजरिम नहीं थी। उसने बहुत जल्द ज़बान खोल दी। उसने इतराफ़ कर लिया कि उसका खामिद मुसलमान था और उसे इल्म था। वो 4 महीने पहले से जानती थी कि उसका होने वाला पति मुसलमान है और उसका असल नाम आनंद कुमार नहीं, जमील अहमद है। लेकिन इसके सिवा इसे अपने पति के बारे में और कुछ पता नहीं था। इसने कई बार जानने की कोशिश की मगर नाकाम रही। मैंने पूछा, तुमने ये बात छुपाई क्यों? इस सवाल का बड़ा सीधा साधा जवाब शांति के पास मौजूद था। उसने कहा,
میرے گھر والے پہلے ہی شادی کے بہت خلاف تھے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں مسلمان سے بیاہ کر رہی ہوں تو ان کی مخالفت اور بڑھ جاتی، اس لیے میں چپ رہی۔ جواب معقول تھا لیکن مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شانتی نے جو کچھ چھپایا ہے اس کی وجہ کچھ اور بھی ہے۔ اس دوران پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ گئی۔ یہ رپورٹ انکشاف انگیز تھی۔ پولیس سرجن نے سر کی چوٹ کے بارے میں تفصیل سے لکھا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ بلندی سے سر کے بل گرنے والے کی چوٹ اس طرح کی نہیں ہوتی۔ ایسی چوٹ میں عموماً گردن کے موہروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ چوٹ کسی وزنی کن آلے کی ضرب ہے۔ اس کے علاوہ متوفی کے جسم پر کئی جگہ ایسی خراشیں موجود ہیں جنہیں صرف ہاتھا پائی کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سرجن نے بائیں کندھے اور گردن کی چند خراشوں کا خاص طور سے ذکر کیا تھا۔ متوفی کی موت سر کی چوٹ کے سبب ہوئی تھی۔ کھوپڑی کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر مغز میں گھس گیا تھا۔ یہ رپورٹ موصول ہونے کے بعد ضروری ہو گیا کہ اس کیس کی تفتیش زیادہ سرگرمی سے کی جائے۔ شانتی کا ماموں شکل و صورت سے ہی جرائم پیشہ نظر آتا تھا۔ شانتی اور وہ میری نظر میں برابر کے مشکوک تھے۔ عین ممکن تھا کہ سارا کیا دھرا اسی ماموں کا ہو۔ اس نے اپنی کماؤ بھانجی کے عاشق کو جان سے مار ڈالا ہو اور اگر خود نہ مارا ہو تو کسی اور سے مروا دیا ہو۔ ماموں کو قتل کیس میں پھنستے دیکھ کر بھانجی بھی خاموش ہو گئی اور اب وہ دونوں پولیس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران بلال شاہ نے بھی اپنی کارکردگی دکھائی۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ پتہ کروایا کہ شانتی بائی کس محلے میں اور کس کوٹھے پر دھندا کرتی تھی۔ جب پتہ چل گیا تو وہ تماش بین بن کر وہاں جا پہنچا۔ 2-3 روز وہ اس کوٹھے پہ جاتا رہا اور آنے جانے والوں سے سنگن لیتا رہا۔ سنگن لینے میں اسے ویسے ہی کمال حاصل تھا اور اگر کمال نہ ہوتا تو ایسا کامیاب مخبر کیسے بنتا؟ اس کوٹھے پر اب شانتی بائی کی جگہ اس کی چھوٹی بہن ناچ گانا کرتی تھی، لیکن ابھی یہ لڑکی جوان نہیں ہوئی تھی، لہٰذا گاہک بھی کم آتے تھے۔ بلال شاہ نے ایک ایسے لڑکے کا کھوج لگایا جو شانتی بائی کا خاص عاشق تھا۔ اس کا نام امیت سنگھ تھا۔ وہ مونا سنگھ تھا۔ وہ موٹا سنگھ تھا، یعنی داڑھی مونچھیں کیس سب صفا چٹ۔ عمر بمشکل 20 سال رہی ہوگی۔ مقامی کالج میں سال چہارم کا طالب علم تھا۔ اچھا کھاتا پیتا اور پڑھے لکھے گھرانے سے تھا۔ شانتی سے وہ عمر میں 2-3 سال چھوٹا تھا۔ معلوم ہوا کہ 7-8 ماہ پہلے اس پر شانتی کے عشق کا بھوت بری طرح سوار تھا۔ اس کا باپ بہت سخت تھا لیکن باپ کی سختی کو خاطر میں لائے بغیر وہ ہر دوسرے-تیسرے روز شانتی کا ناچ گانا دیکھنے کوٹھے پر پہنچ جاتا تھا۔ شانتی اس کو عام تماش بین سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ شانتی کے رویے سے تنگ آ کر ایک روز اس نے کھڑکی سے کود کر جان دینے کی دھمکی دی تھی اور اچھا خاصا ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ بلال شاہ نے قابل تعریف کام کیا تھا۔ امیت نامی اس لڑکے کا کھوج ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے سب انسپکٹر ممتاز گوندل کو بلال شاہ کے ساتھ بھیجا اور اسے کہا کہ وہ لڑکے کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرے اور اسے یہاں تھانے لانے کی کوشش کرے۔ سب انسپکٹر کی مدد کے لیے میں نے سادہ کپڑوں میں 2 ہیڈ کانسٹیبل بھی اس کے ساتھ کر دیے۔ سب انسپکٹر صبح کا گیا، شام کو واپس آیا۔ کافی تگ و دو کے باوجود وہ صرف لڑکے کے والد اور چچا کو اپنے ساتھ لا سکا تھا۔ لڑکے کا والد پینٹ کوٹ والا روبدار سا شخص تھا۔ وہ امرتسر میں ہی ایک بڑے پیٹرول پمپ اور سروس اسٹیشن کا مالک تھا۔ لڑکے کا چچا سرکاری ملازم تھا۔ وہ دونوں خاصے گھبرائے ہوئے تھے۔ وجہ ظاہر تھی کہ ان کا لڑکا اوباش تھا، نشہ کرتا تھا، کوٹھوں پر جاتا تھا۔ اس پر کسی بھی قسم کا الزام لگ سکتا تھا اور ثابت بھی ہو سکتا تھا۔ محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پہنچنے سے پہلے سب انسپکٹر اور ان دونوں حضرات میں کافی تو میں ہو چکی ہے۔ سب انسپکٹر نے کرخت لہجے میں کہا، لڑکا گھر ہی میں موجود تھا لیکن ان لوگوں نے اسے پچھلے دروازے سے نکال دیا ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ وہ کالج گیا ہوا ہے اور اب کہتے ہیں کہ وہ شہر میں ہی نہیں ہے۔ لڑکے کے والد کا نام امر سنگھ سیٹھی تھا۔ وہ بولا، سب انسپکٹر صاحب، آپ کا یہ ماتحت بہت بدتمیز ہے۔ اس کو کسی شریف آدمی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں۔ سیٹھی کی بات پر ایک بار پھر سب انسپکٹر اور سیٹھی میں جھڑپ ہو گئی۔ میں نے دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر بڑی مشکل سے چپ کرایا۔ سب انسپکٹر کو باہر بھیج کر میں نے سیٹھی اور اس کے بھائی سے سوال و جواب شروع کیے۔ سیٹھی نے کہا، انسپکٹر صاحب، میرا بیٹا بری صحبت کا شکار ضرور ہو گیا تھا لیکن وہ خود برا نہیں ہے۔ وہ سمجھدار اور ذہین لڑکا ہے۔ شاید آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اس نے FSC کے امتحان میں پورے بورڈ میں
दूसरी पोजीशन हासिल की थी। उस्ताद और दूसरे मिलने जुलने वाले सब उसकी तारीफ करते हैं। बस एक बुरे दोस्त ने उसका बेड़ा गर्क कर रखा था। खुद कोठों पे जाता था, उसे भी इन्हीं चक्करों में डाल दिया। अब वो बदबख्त हिंदुस्तान से बाहर चला गया है। वाहगुरु का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा अब राह रास्त पर आ गया है। मैंने कहा, सेठी साहब, अगर तुम्हारा बच्चा राह रास्त पर आ गया है तो फिर उसे यहाँ लाने से इतना घबरा क्यों रहे हो? हमने उसे खा तो नहीं जाना है? लड़के के चचा ने खुद ही तस्लीम कर लिया था कि इसके भतीजे को इससे पहले भी थाने कचहरी की हवा लगी हुई है। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, भाई साहब, तुम इल्ज़ाम का पूछ रहे हो, लेकिन इल्ज़ाम उस वक्त बताया जाता है जब मुलजिम सामने हो। पहले लड़के को पेश करो, इसके बाद बात होगी। लड़के के वालिद और चचा की रंगत फुक हो गई। वो समझ गए कि मामला कुछ और है। लड़के के वालिद ने मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि इसे कुछ तो बताया जाए। उसने ज़्यादा इसरार किया तो मैंने बता दिया। बताने में कुछ ऐसा हर्ज भी नहीं था। मैंने कहा, सेठी साहब, तुम्हारा लड़का शांति नामी एक तवाइफ की मोहब्बत में गिरफ्तार था और उसके इश्क में उसने एक मरतबा चौबारे से छलांग लगाने की कोशिश भी की थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सेठी ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये पुरानी बात है। अब इश्क का भूत उसके सर से उतर चुका है और वो पुरानी बातों पर शर्मिंदा भी है। मैंने कहा, सेठी साहब, तुम नफ्सियातदान बनने की कोशिश ना करो, बल्कि मेरे ख्याल में नफ्सियातदान भी किसी के बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। बंदे के अंदर और बाहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और तुम तो वैसे भी इसके बाप हो, तुम्हें तो सब अच्छा ही नज़र आएगा। लेकिन हुआ क्या है? सेठी ने हकलाते हुए कहा। मैंने कहा, इस तवाइफ ने तकरीबन 3 माह पहले एक शख्स से ब्याह कर लिया था। वो लोग मेरे ही थाने की हुदूद में रहते हैं। थाने की पिछली गली में इनका घर है। सोमवार और मंगल की दरमियानी रात को तवाइफ शांति का पति कत्ल हो गया है। सेठी और उसके भाई की आंखें हैरत और खौफ से खुली रह गईं। सेठी ने लर्ज़ा आवाज़ में कहा, नहीं इंस्पेक्टर, इस तरह की बात मत करो। मेरा बेटा कातिल नहीं हो सकता। मैं वाहगुरु की सौगंध खा सकता हूँ कि मेरा बेटा इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकता। मैंने कहा, मैं इसे गिरफ्तार तो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूछगछ करना चाहता हूँ। अगर वो बेगुनाह है तो उस पर कोई आँच नहीं आएगी। कत्ल की बात सुनकर सेठी और उसके भाई के हाथों के तोते उड़ गए। इनकी गलतफहमी दूर हो गई थी कि मैंने इन्हें लड़ाई झगड़े या चोरी चकारी की छोटी मोटी वारदात के सबब बुलाया है। सेठी ने कहा कि वो 1-2 घंटे के अंदर अंदर अपने बेटे अमित सिंह को लेकर थाने पहुंचता है। मैंने अपने कहे पर अमल किया। अभी बमुश्किल 1 घंटा गुजरा था कि सेठी और उसका भाई अमित को लेकर आ गए। अमित की उम्र 20 साल से कुछ कम ही रही होगी। वो गोरा चिट्टा लड़का था और शक्ल से ही खुशहाल घराने का नजर आता था। उसके चेहरे की सबसे नुमायां चीज़ इसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। इन आंखों में एक बेखौफ किस्म की जहानत पाई जाती थी। ऐसी जहानत कभी कभी बड़ी खतरनाक साबित होती है। इस जहानत को इस्तेमाल करके मुजरिम इतनी सफाई से वारदात करता है कि कानून सर पटकता रह जाता है। मैंने लड़के से चंद रस्मी बातें की और फिर इसके वालिद और चचा से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। मैं अकेले में चंद सवाल करना चाहता हूँ। वालिद और चचा बादल नखास्ता बाहर निकल गए। लड़का मामूली सा घबराया हुआ था, लेकिन बड़ी बेबाकी से मेरी आंखों में देख रहा था। मैंने इससे पूछा कि शांति बाई से उसके ताल्लुकात कैसे थे। वो बोला, बस जी, मैं यूं ही चक्कर में आ गया था। मेरा दोस्त मुझे गाना सुनवाने कोठे पर ले गया। शांति मुझे अच्छी लगी। मैं तीसरे चौथे रोज़ वहाँ जाने लगा। इस दौरान पिताजी को पता चल गया। उन्होंने डांट डपट कर मुझे वहाँ जाने से रोक दिया। चंद दिन में परेशान परेशान रहा, फिर सब कुछ भूल गया। अब तो कभी शांति का ख्याल भी दिमाग में नहीं आता। मैंने पूछा, कभी शांति के साथ अकेले में भी वक्त गुजारा है? वो मेरी बात समझ गया था। उसके चेहरे पर शर्म की सुर्खी उभरी। फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं जी, ये बात नहीं है। मुझ पर वो ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देती थी। मुझे वो बच्चा समझती थी और कभी भी ऐसे बात नहीं करती थी जैसे वो मेरी, और मुझसे हमेशा ऐसे बात करती थी जैसे वो मेरी बुजुर्ग हो। मुझे इसके इसी रवैये से चिढ़ थी। मैंने पूछा, तुम आनंद कुमार को जानते हो? वो एक लम्हे के लिए तजब्जुब में रहा, फिर बोला, जी हाँ, शांति के कोठे पर ही 1-2 दफ़ा इससे आमना सामना हुआ था, लेकिन बातचीत कभी नहीं हुई। क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये शख्स तुम्हारी महबूबा में गहरी दिलचस्पी ले रहा है और अक्सर कोठे पर नजर आता है? पता था जी, लेकिन इस वक्त शांति में मेरी अपनी दिलचस्पी कम होना शुरू हो गई थी।
जब तुम्हें मालूम हुआ कि शांति आनंद कुमार से शादी कर रही है तो क्या महसूस किया तुमने? मैंने इस वक्त तक शांति के कोठी पर आना जाना बंद कर दिया था। ये इत्तला मुझे एक दोस्त की ज़बानी ही मिली थी। मालूम नहीं क्या बात है कि मुझे इस इत्तला पर कुछ ज़्यादा दुख अफसोस नहीं हुआ। पिछले सोमवार की रात तुम कहाँ थे? मैंने अचानक सवाल किया। गुफ्तगू के दौरान इस किस्म के सवालात मुल्जिम को हिला देते हैं और उसके चेहरे पर अचानक उभरने वाले तासुरात तफ्तीश करने वाले की बेहद मदद करते हैं। अमित सिंह के चेहरे पर भी एक रंग सा आया, लेकिन बड़ी शिताबी से उसने अपने तासुर पर काबू पा लिया। वो बोला, पिछले सोमवार को मेरा इंग्लिश या अलजबरे का पेपर था। पर्चा देकर मैं घर आ गया था और रात गए तक अगले पर्चे की तैयारी में मसरूफ़ था। मेरे 2 क्लास फेलो भी मेरे साथ थे। आप जिस तरह चाहें मेरी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, जैसा कि तुम जानते हो कि आनंद कुमार कत्ल हो चुका है। इसे सोमवार और मंगल की दरमियानी शब इसके घर में मारा गया है। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस वारदात का जिम्मेदार कौन हो सकता है? अमित सिंह ने एक गहरी सांस ली। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा सवाल सुनकर उसके दिमाग में कोई ख़ास बात आई है। कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ खबर नहीं कि आनंद कुमार कैसे और किन हालात में मरा है, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वो बड़ा पुरस्कार शख्स था। बाज़ार में उसके आगे पीछे का किसी को कुछ पता नहीं था। उसकी बोली भी कुछ कुछ राजस्थानियों जैसी थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो कोई बड़ी वारदात करके भागा हुआ है। एक रोज़ मैंने उसका ज़बरदस्त तमाशा देखा। मैं नहर से कंपनी बाग जाने वाली बस पर सवार हुआ। बस में काफ़ी रश था। अचानक मेरी नज़र आनंद कुमार पर पड़ी। वो अगली सीट पर बैठा हुआ था। मैं सवारियों के दरमियान खड़ा था, इसलिए वो मुझे देख नहीं सका। 2-3 बस स्टॉप आगे जाने के बाद एकदम आनंद कुमार कुछ घबरा सा गया। मैंने महसूस किया कि वो किसी शख्स से छुपने की कोशिश कर रहा है। उसने एक बड़ा सा रुमाल अपने सर पर डाल लिया था और उसके पल्लू को घूंघट बनाने की कोशिश कर रहा था। चंद लम्हे के बाद वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और सवारियों के दरमियान रास्ता बनाता हुआ पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा ख्याल था कि वो अगले स्टॉप पर उतर जाएगा, लेकिन जूं ही वो अपनी सीट से उठा, सांवले रंग और घनी मूंछों वाला एक शख्स बस के अगले हिस्से से पिछले हिस्से की तरफ आता दिखाई दिया। वो कद का छोटा लेकिन चौड़ा चकला था। मैंने साफ महसूस किया कि वो आनंद कुमार की तरफ बढ़ रहा है। मैं अब भी इस शख्स को देखूं तो फौरन पहचान सकता हूं। जो ही वो आनंद कुमार के करीब पहुंचा, आनंद कुमार ने चलती बस से नीचे छलांग लगा दी। वो शख्स भी आनंद कुमार के पीछे कूद गया। बस काफ़ी तेज थी, वो गिरते गिरते बचा। लोग हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। नीचे उतरते ही ठिंगने शख्स ने आनंद के पीछे दौड़ लगा दी। रात का वक्त था। पल भर में दोनों नज़र से ओझल हो गए। बाद में सवारियों ने शोर मचाकर बस रुकवा दी, लेकिन इन दोनों का कहीं अता पता नहीं था। सवारियों का ख्याल था कि भागने वाला कोई जेब कतरा था, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मैं जानता था कि ये जेब तराशी की वारदात नहीं, कोई और ही चक्कर है। बाद में मैंने ये बात शांति को भी बताई थी और वो ये सुनकर चुप हो गई थी। मैंने अमित सिंह से कहा कि तुम इस वाक़ये के जिक्र से समझाना क्या चाह रहे हो? वो बोला, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ जनाब कि आनंद कुमार पुरस्कार बंदा था और यकीनी बात है कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए थे। मुझे तो लगता है कि वो पुलिस वाले नहीं थे। कम से कम वो शख्स तो पुलिस वाला नहीं था जो बस में से उसके पीछे दौड़ा था। वो खासे छोटे कद का था और आप जानते ही हैं कि पुलिस में ऐसे कद के लोग भर्ती नहीं होते। मुझे तो आनंद की तरह वो भी कोई जुर्म पेशा ही नज़र आता था।